हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BSc में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और 12th के बोर्ड की। बच्चों, जो भी बातें होंगी आज सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की। बच्चों, इसमें खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं गारंटी लेता हूं कि आज जो मैं आपको बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ण, वो भी वन शॉट में। वर्ण विचार को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज समझेंगे। वन शॉट में एक ही वीडियो में पूरा वर्ण समाप्त कर देंगे। आज के बाद आपको कभी भी वर्ण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग वर्ण क्या होता है। और जैसे ही वर्ण को समाप्त करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाले हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं वर्ण क्या होता है। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और इसे अलग भाषा में भी हम कह सकते हैं, अलग शब्दों में, कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के दो भेद हैं बच्चों। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक आपका स्वर वर्ण और आपका दूसरा व्यंजन वर्ण। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो बिना किसी वर्णों के सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। अगला बच्चों, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जो बिना स्वर के सहायता से नहीं बोले जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। देखिए बच्चों, स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है बच्चों, जिसमें आते हैं आपके अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है बच्चों, ये 11 कुल 11 वर्ण आते हैं ह्रस्व स्वर में। ठीक है बच्चों, स्वर वर्ण में आते हैं कुल, स्वर वर्ण में कुल 11 वर्ण आते हैं। ठीक है बच्चों, अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, और ओ औ। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए बच्चों, व्यंजन वर्ण को जानने से पहले थोड़ा स्वर्ण के प्रकार को देख लेते हैं, स्वर्णों के भेद को। स्वर वर्ण के देखिए बच्चों, दो भेद होते हैं। एक होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है आपका बच्चों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आ नहीं, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा की समय लगती है, अर्थात बोलने में समय कम लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको बोलने में कोई ज्यादा सांसों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ना ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ना ही ज्यादा मात्राएं लगती है, ना ही ज्यादा समय लगता है। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे ही हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ, री। ठीक है बच्चों, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मूल स्वर। ठीक है बच्चों, मूल स्वर भी हम ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। यदि आपसे पूछे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं तो आप बता ही दीजिएगा, और साथ में यदि मूल स्वर पूछ दे तो भी आपको यही बताना है कि मूल स्वर क्या है। तो अ, ई, उ और री को ही हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अब देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर उस स्वर वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर के स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगे उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर।
ठीक है बच्चों, या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों एक और स्वर का प्रकार होता है जिसको हम लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं, प्लुत स्वर। बच्चों प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर हम उस स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यदि कहें तो 3 मात्रा का समय लगे या उससे अधिक लगे। जैसे कि कहते हैं हम लोग जब भी किसी मंत्र को जाप करते तो ओम, तो देखिए क्या हुआ, जैसे कि ओम का उच्चारण किए उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही हमने बोला ओम, ठीक है, तो उसके साथ साथ देखिए तो और भी अन्य, देखिए लंबा सा हम बोल लेते हैं, लंबा सा सांस लेते हैं ओम, ओ और मो तो बोले ही, लेकिन इसके बीच में हमने खींच दिया, ये जो आ गया देखिए बच्चों एस के जैसा, ये जो एस के जैसा आ गया इसी को हम कहते हैं अ, इसको अ का उच्चारण लेते हैं ओम। या चाहे किसी को जब बुलाते हैं, ठीक है, जैसे किसी को बुलाते हैं हे राम, या किसी को बुलाते हैं श्याम इधर आओ, क्या कहते हैं श्याम, खींच देते तो लंबा से खींचते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, उसके बाद संयुक्त स्वर एक और आता है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर का ही एक टुकड़ा है बच्चों। संयुक्त स्वर क्या होता है इसको समझेंगे। वैसा स्वर, ठीक है, वैसा स्वर जो दो से अधिक दो या दो मिलकर के 2 स्वर वर्णों के मिलने से बना हो। ठीक है, जो 2 स्वर वर्णों अलग अलग 2 स्वर वर्णों के मिलने से बना है उसको हम लोग संयुक्त स्वर कहेंगे। देखिए यहाँ पे संयुक्त स्वर समझते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर का यदि हम एग्जांपल लिखे तो वो हो गया आपका आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ। ये हो गया आपके दीर्घ स्वर जिसकी संख्या बच्चों 7 है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर का ही एक टुकड़ा है जो कि संयुक्त स्वर कहलाता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर वो क्या है बच्चों, देखिए अ और औ को, ठीक है, अ और औ को ही हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अ देखिए किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो अ जो है आपका अ और ए के मेल से बना है, अ प्लस ए, ए। ठीक है बच्चों, और ओ की बात करें तो ओ जो है आपका ये भी 2 वर्णों के मेल से बना है, एक अ और दूसरा ओ, अ प्लस ओ के मेल से बना है औ। तो यही इसलिए ये दोनों स्वर जो है औ और ए, ये दोनों कहलाते हैं आपके स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण को। ठीक है बच्चों, कुल संख्या स्वर वर्ण की 11, जिसमें से 4 आपका 1 2 3 और 1 4, ये 4 हो गया आपका ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। बाकी देखिए अ और ओ, अ और ओ, ठीक है, अ और ओ ये दोनों हो गए आपके संयुक्त स्वर। बाकी आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ ये सभी साथ के साथ ये होंगे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे कि बच्चों यदि हम क लिखें, ठीक है, क, तो क के लिए देखिए जब इसका उच्चारण करेंगे आप क, क यानी कि क के बाद जो अ का उच्चारण आ जाता है साथ साथ, यानी कि क हलंत प्लस अ, आधा क, इसको पढ़ते हैं क हलन का मतलब आधा क, साथ में अ की मात्राएं आ जाती है। ठीक है, जब भी उच्चारण करेंगे क, ठीक है, जैसे प, तो प में भी क्या हो गया प हलंत प्लस अ, और कुछ भी बोलिए जैसे कि त, ठीक है, तो में भी क्या आ गया देखिए बच्चों, त में त हलंत प्लस अ। ठीक है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। अब देखिए बच्चों व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए व्यंजन वर्ण 3 भेद हैं। पहला आपका स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और तीसरा है आपका उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये 3 व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिसकी उच्चारण में हमें स्पर्श करता है, हमारे मुख के जो ध्वनि का निकलने का स्थान है
वहां से क्या करता है, स्पर्श करता है। तो देखिए कौन कौन से आते हैं स्पर्श वर्ण में, तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है बच्चों, ये कुल 25 आते हैं। ठीक है, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या बच्चों 25 है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मेरा क वर्ग कहने का अर्थ है, देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ और र, क ख ग घ र। ठीक है, ये हो गया क ख ग घ, यहाँ ये हो गया आपका स्पर्श वर्ण क वर्ग के अंतर्गत। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और य। ठीक है बच्चों, ट वर्ग बोले तो इसके साथ साथ आता है, देखिए क्या, ट, ठ, ड, ढ और न। यदि त वर्ग की बात करें तो देखिए त, थ, द, ध और न आएगा। प वर्ग में देखिए तो प, फ, ब, भ और म। ठीक है बच्चों, ये आपके कुल स्पर्श वर्ण है 25, जिसकी संख्या है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों एक बात और, ये लास्ट का जो है, लास्ट का जो सभी पांचों वर्ण है, इसको हम लोग अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अनुनासिक। ठीक है, ये इनकी ध्वनियां थोड़ी नाक से निकलती है, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। अंगज, य, न, न, म। ठीक है, इसको अनुनासिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्पर्श वर्ण कितने हैं, कुल स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, जिसके अंतर्गत आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये कुल आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे हम लोग अंतस्थ वर्ण। ठीक है बच्चों, अंतस्थ वर्ण क्या होता है, तो अंतस्थ वर्ण देखेंगे, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं य, र, ल और व। इनकी भी कुल संख्या 4 है। ठीक है बच्चों, इनकी कुल संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, जिसमें आते हैं य, र, ल और व। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका उष्म वर्ण। ठीक है, उष्म वर्ण क्या होता है, देखिए बच्चों, उष्म वर्ण के कहने का मतलब है कि उष्म वर्ण की संख्या भी ये है 4, और इसके अंतर्गत आता है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 आते हैं। ठीक है बच्चों, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसी को हम कहते हैं उष्म वर्ण। तो आशा करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्पर्श वर्ण क्या होता है, तो स्पर्श वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को कहते हैं। अंतस्थ वर्ण क्या होता है, य, र, ल और व को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन क्या होता है, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी संख्या स्पर्श वर्ण की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और उष्म व्यंजन की संख्या 4। टोटल हो गया आपका 25, 4, 29 और 4, 33। कुल व्यंजनों की संख्या, कुल यदि आपसे पूछे व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या आपका 33 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। चलिए तो इसे मिटाते हैं बच्चों। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्णों की कुल संख्या यदि आपसे पूछ दे, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 52। अब कैसे 52 हुआ, देखिए बच्चों हम लोग गिनते हैं इसमें। ठीक है, 52 कैसे होते हैं, तो आपका 11 हो गया स्वर वर्ण, स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आपका 33, 11 और 33 ये हो गया आपका 44। बाकी जो बचा देखिए, दो होते हैं आपको द्विगुण वर्ण। ठीक है, द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण होते हैं आपके, द्विगुण वर्ण इसमें के अंतर्गत आता है। देखिए ड के नीचे तल बिंदु, जिसको हम लोग कभी कभी बड़ी र पढ़ते हैं तो कभी कभी ड के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका ढ। ठीक है, जैसे कि पढ़ाई, बूढ़ा, ठीक है, गढ़ाई। ठीक है, इस सब में यूज करते हैं इसको ढ को, जैसे कि घड़ा, घोड़ा, इसमें ड को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ये 2 हो गया, तो टोटल ये आपका हो गया 44 से 2 46। उसके बाद आते हैं आपके संयुक्ताक्षर और अयोगवाह। ठीक है बच्चों, अयोगवाह, अयोगवाह देखिए क्या होता है, अयोगवाह। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ए आप जब लिखते होंगे बच्चे में, तो ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ लिखते होंगे। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि स्वर वर्ण में ए, ऐ, ओ, औ तो आया, लेकिन अंग अ को हम लोग यहाँ नहीं गिने। तो अंग और यहाँ पे आते हैं आपके अयोगवाह में। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं अंग और अ, इसी को हम लोग कहते हैं अयोगवाह। ये 2 हो गए इसकी संख्या। ठीक है बच्चों, और एक है 4 है संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसको संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, इसको हम लोग संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं, संयुक्ताक्षर। ठीक है बच्चों, इसकी संख्या कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा बच्चों, जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र।
ठीक है बच्चों, ये अक्षर तरह ज्ञ और स्वर को हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिसकी संख्या कुल 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 11 आपका स्वर वर्ण, 33 आपका व्यंजन वर्ण, 2 द्विगुण वर्ण, 2 अयोगवाह और 4 आपका संयुक्ताक्षर। कुल को जोड़ेंगे तो देखिए 2 4 6 2 8 8 और ये 44, कुल मिलाकर के 52 आपके कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, तो आप, मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और बात बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है संयुक्ताक्षर को लेकर के। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं आपके अक्षर, तरह, ज्ञ और स्वर, इन सभी को यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है, तरह, ज्ञ और स्वर, इन चारों के बारे में अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो देखिए अक्षर का क्या होता है बच्चों, अक्षर जो है आपका क हलंत और मूर्धन्य स के मेल से बना है। ठीक है बच्चों, अगर त्र की बात करें तो त हलंत प्लस र के मेल से बना है त्र। ज्ञ की बात करें तो बच्चों देखिए ज प्लस य। आप कभी भी ग प्लस य मत कीजिएगा, कुछ लोग गलती करते हैं कि ग आधा ग लिखते हैं, ग प्लस य कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ग प्लस य नहीं बल्कि ज प्लस य होता है। ठीक है बच्चों, ज हलंत प्लस य मिलकर के ज्ञ बनता है। और स्र की बात करें तो तालब स हलंत प्लस र के मेल से बनता है आपका स्र। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग बच्चों उच्चारण स्थान को। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों उच्चारण स्थान को हम लोग देखते हैं। उच्चारण स्थान यानी कि जो भी हमारे, ठीक है, व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण है, इन सभी का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं। आपका पॉइंट होगा वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे वर्ण, ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे वर्ण, और दूसरी साइड लिखेंगे उसका उच्चारण स्थान। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं और उसका उच्चारण स्थान क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका, देखिए हम लोग आपको याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपको हम इस तरीका पे बैठाते हैं। देखिए आपका क वर्ग, ठीक है, याद रखिएगा क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आसानी से याद रखिए क च ट त प। ठीक है बच्चों, क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इसके साथ में क वर्ग के साथ में अ, आ और ह आता है। उसके बाद च वर्ग में इसका उच्चारण स्थान देखेंगे, क वर्ग, अ, आ और ह का जो उच्चारण स्थान है बच्चों, यह है आपका कंठ। ठीक है, कंठ क्या है, कंठ है। अब देखिए च वर्ग जो है आपका, च वर्ग, इसके साथ में क्या आता है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, य और तालव्य स। ठीक है बच्चों, च वर्ग, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, य और तालव्य स आते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चों इसका आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु। उसके बाद आपका हो गया ट वर्ग के बाद आता है, देखिए च वर्ग के बाद ट वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग और ये रहा ट वर्ग। ट वर्ग में आता है ट वर्ग का पूरा ट ठ ड ढ न, उसके साथ री र, ठीक है, और मूर्धन्य स, री र और मूर्धन्य स। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है बच्चों, तो री र मूर्धन्य स और ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका मूर्धा। मूर्धा। ठीक है बच्चों, अब आगे जो बचा आपका त वर्ग, त वर्ग के साथ देखिए त वर्ग में आता है टोटल त थ द ध न, और उसके साथ इसके साथ आएगा त थ द ध न, और उसके साथ साथ आएगा आपका ल और दंत स। ठीक है, ल और दंत स, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दांत। ठीक है बच्चों, दंत, दंत। और उसके बाद आएगा आपका
प वर्ग, प वर्ग के साथ में कौन कौन आएगा, प फ ब भ म, और इसके साथ साथ प के बाद हर्ष उ दीर्घ उ, ठीक है, हर्ष उ दीर्घ उ, और उसके साथ साथ आपका व, ठीक है, व, प फ ब भ म व, और उसके बाद हर्ष उ और दीर्घ उ, ठीक है, ये सभी आपके आते हैं इसके साथ में, जिसका उच्चारण स्थान है आपको बच्चों ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका उच्चारण स्थान, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां से हर वर्ष क्वेश्चन आता ही है, तय है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, कम से कम तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से हर वर्ष। इसको बस आपको अभी हम तुरंत ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक के अनुसार आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा और दंतोष्ठ। इसको शॉर्टकट याद करने के लिए देखिए के टी एम, के टी एम, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, देखिए के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, यानी कि केटीएम 2, ठीक है, केटीएम 2, यहां से आप याद रख सकते हैं केटीएम 2, इधर याद रखिएगा क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, और पहला में ओ आ ह, दूसरा में ई य स, उसके बाद री र स, उसके बाद ल स, उसके बाद देखिए यहाँ पे उ व, ठीक है, उ व, इस प्रकार से हम लोग जो भी है यहाँ पे, ठीक है, उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान को याद रखेंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क च ट त प, ठीक है, क च ट त प, इधर की केटीएम 2, क्या देना है, केटीएम 2, ठीक है, बस केटीएम 2 क च ट प, क च ट त प, केटीएम 2, बस वर्ण विचार, देखिए वर्ण उच्चारण स्थान खत्म, वर्णों का उच्चारण स्थान इसी पे खत्म, क च ट त प और केटीएम 2, बस इतना ही याद रखना है। क वर्ग में याद रखना है क ख ग घ ङ, ठीक है, क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ न, त थ द द न, प फ ब भ म, ठीक है, इसको याद रखना है, अ आ ह, ई य स, री र स, ल स, उ व, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। ये आपके हो गए आपके उच्चारण स्थान। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे बच्चों अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला देखिए आपका जो है स्वर वायु, स्वर वायु, स्वर वायु या प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, स्वर वायु या प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है आपका महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है बच्चों। स्वर वायु के या प्राण वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो बच्चों देखेंगे अल्प प्राण क्या होता है, तो बच्चों अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम प्राण वायु की आवश्यकता हो, कम श्वास की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। और जिस वर्ण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम महाप्राण। तो बच्चों देखिए पहले समझते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, तो सभी वर्गों के जितने भी पांचों वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी में का पहला अक्षर सभी वर्गों का, ठीक है, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है बच्चों, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, उसके बाद और इसके साथ साथ य, र, ल और व, यानी कि साथ में अंतस्थ, सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ का मतलब य, र, ल, व, ठीक है बच्चों, यही सभी कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। कुल अल्प प्राण की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछ दे कुल अल्प प्राण की संख्या, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बच्चों हम जानते हैं कि 5 जो है आपके, 5 क्या होते हैं आपके वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उस सभी का तीनों, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, तो 5 तिया 15 आपका ये हो गया और 4 ये हो गया, तो टोटल 15 और 4 कितना हो गया आपका 19, ठीक है बच्चों। तो टोटल अल्प प्राण की संख्या यदि पूछ दे तो अल्प प्राण की संख्या आपका 19 होगा। अगला आपका महाप्राण बच्चों, तो देखिए महाप्राण क्या होता है बच्चों, तो सभी वर्गों के जितने भी पांचों वर्ग है, तो पांचों वर्गों के, ठीक है, सभी वर्गों के आपका दूसरा, इसमें देखिए पहला, तीसरा, पांचवा आ गया, तो बचा कौन, दूसरा और चौथा, यही दूसरा और चौथा आता है, साथ में इसके बाद और क्या आता है, तो देखिए स और स और ह, ठीक है, स ह, ठीक है, स ह, स स ह, ठीक है, यानी तालब स, मूर्धन स, दंस और ह,
ठीक है, और सभी वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण, यानी 5 वर्ण होते हैं। यदि इसमें पूछ दे कि बताइए हमको महाप्राण की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 5 दूनी 10, 10 4 14, ठीक है, 10 + 4 कैसे, देखिए तो 2 2 है, सभी वर्गों के 2 2 लेना है, कुल वर्ग कितने हैं 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 + 4 कितना हो गया 14। तो ये हो गया आपके महाप्राण और अल्पप्राण, ठीक है बच्चों। अब देखें आगे, स्वर ध्वनियों में कंपन के आधार पे वर्णों को, ठीक है, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, एक घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। उसको देखते हैं बच्चों, घोष वर्ण क्या होता है और अघोष वर्ण क्या होता है। तो बच्चों देखिए, घोष वर्ण क्या होता है, स्वर ध्वनियों में कंपन के आधार पर वो 2 वर्गों में वर्गों को बांटा गया, वर्णों को, सभी वर्णों को, वो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिला करके बांटा गया। पहला को कहते हैं हम लोग घोष वर्ण, ठीक है, घोष वर्ण, और दूसरा को कहते हैं हम लोग अघोष वर्ण। दूसरा को क्या कहते हैं, अघोष वर्ण, ठीक है। तो अघोष वर्ण क्या होगा और घोष वर्ण क्या होगा, दोनों को समझते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण यानी कि जिससे हमको हमारी स्वर ध्वनियां कंपित होती है उसको हम लोग घोष वर्ण में रखेंगे, और जिसमें हमारी स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है उसको अघोष वर्ण में रखेंगे। घोष वर्ण क्या होता है बच्चों, देखिए तो जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण हैं, तो सभी स्वर, उसके साथ साथ सभी वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों के जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्गों के, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ में आपका य, र, ल, व और ह, ठीक है, य, र, ल, व और ह, ठीक है बच्चों। इन सभी को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। बाकी जो बचा अघोष में, देखिए आएगा, अघोष में क्या आएगा, तो सभी वर्गों के, सभी का मतलब 5 वर्गों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के, सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, साथ में आपका हो गया स और स, तालम स, मूर्धन स और दंत स, यही आएंगे आपके महाप्राण में। बच्चों तो आप समझ गए होंगे। यदि आपसे पूछ दे बताइए अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, तो आपके सभी स्वर यानी 11 स्वर हो गए आपके, ठीक है, और सभी वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 तिया 15, 15 ये हो गए आपके, और 1 2 3 4 और 5 ये हो गए आपके 20 और 11, ठीक है। तो टोटल अगर आपसे पूछ दे घोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चों हम बोलेंगे आसानी से कि 31 है। कितने हैं, 31 है। आगे देखेंगे बच्चों अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 दूनी 10, 10 11 12 और 1 13, कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों, 13। ठीक है बच्चों, आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं के एग्जाम में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन बैंक से मैं आपको क्वेश्चन को कुछ डिस्कशन करता हूं, साथ ही कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में एग्जाम में आएंगे। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। जो भी क्वेश्चन होगा वो सब के सब ऑब्जेक्टिव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, दो व्यंजन वर्ण जब आपस में मिल जाती है तब वो क्या कहलाती है, जब मिल जाना, संयुक्त होने का मतलब मिल जाना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन हो जाता है। जब दो व्यंजन आपस में मिलता है तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 और 2022 दोनों साल में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है युग्मक ध्वनि, दूसरा है संपृक्त ध्वनि, और तीसरा है संयुक्त ध्वनि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो व्यंजन मिलता है, ठीक है, दो व्यंजनों से कोई संयुक्त हो जाए, संयुक्त मतलब जुड़ जाता है, तो कैसा ध्वनि बनेगा, संयुक्त ध्वनि। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों हमने अभी जस्ट आपको बताया था उच्चारण स्थान की क च ट त प और KTM 2। ठीक है, उसमें से देखना है आपका प वर्ग है, तो प वर्ग के लिए क्या है, KTM 2 DO, ओ आया, ओ मतलब ओष्ठ। ठीक है, यानी कि प वर्ग जो है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो ठीक है, तो इसमें से देखना है ऑप्शन कौन सा है, कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। ठीक है, तो भ वर्ग का बोला तो भ जो है आपका प वर्ग में आता है, प फ ब भ।
ठीक है, तो भ जो है कहाँ आता है, प वर्ग में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 3 वर्ष में लगातार पूछ रहा है, 3 वर्षों से, ठीक है, कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि उच्चारण स्थान आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप, या इसी को हम लोग प्राण वायु के अनुसार अभी जस्ट जो बताए थे, ठीक है, की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था प्राण वायु के अनुसार या श्वास वायु के अनुसार, वहीं पे यही बात है, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, एक आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप वायु के अनुसार जो है ना, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के 2 भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए बच्चों 2024 में पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो बच्चों लिपि की बात किया जाए तो देखिए, जैसे कि आप समझते हैं देवनागरी जो भाषा है, इसमें कुल 120 भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि के अंतर्गत कुल 120 भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, ये सब भाषाएं आती है आपकी। ठीक है, किसमें, तो देवनागरी लिपि में। तो इसमें आप देखते हैं क्या कहता है कि देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा आते हैं। तो अंग्रेजी देखिए बच्चों, अंग्रेजी का जो है, अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वो होता है आपका रोमन होता है। यहाँ पंजाबी है, देखिए बच्चों पंजाबी जो लिपि है आपका बच्चों गुरुमुखी है, गुरुमुखी जो है भाषा, गुरुमुखी लिपि का पंजाबी भाषा है। उसके बाद बांग्ला का जो है आपका बच्चों, ये देवनागरी का ही एक टुकड़ा है, लेकिन ये देवनागरी नहीं बल्कि बड़ी नागरी भाषा होता है, बड़ी नागरी से लिया गया है। ठीक है, बड़ी नागरी, ठीक है, इसका लिपि यही है, बड़ी नागरी। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका हिंदी है, हिंदी यही है आपका देवनागरी का भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, तथा निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों, तब तक पहले निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है। ठीक है बच्चों, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों हमने आपको बताया था उष्म व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन वर्ण हम लोग क्या जानते हैं, व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण होते हैं आपके 3 प्रकार के, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, उष्म व्यंजन। तो क्या बताया था, इसमें 25 आते हैं, इसमें 4 और इसमें 4, इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। और अंतस्थ में कौन कौन आता है, य, र, ल और वो आता है। और उसमें कौन आता है बच्चों, उसमें आता है आपका तालब स, मूर्धन स और दंत स आता है। ठीक है बच्चों, तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, ये चारों आते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन, इसका ऑप्शन दिया गया बच्चों, स पहला है, स दूसरा है, म तीसरा है आपका, सी ऑप्शन है आपका, ड और डी ऑप्शन है आपका, झ। देखिए इसमें से कौन सा होगा, उस व्यंजन में तालब स, मूर्धन स, दंत स और हो। तो यही देखिए दंत स यहाँ पे दिखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंत स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों, निम्न में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, अनुनासिक, हिंदी में अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, इनमें से कितना होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था हिंदी में अनुनासिक वर्ण, तो आपको सबसे पहले समझना होगा अनुनासिक वर्ण क्या है। तो मैंने बताया कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं आपका, व्यंजन वर्ण में आपका जो 5 वर्ग है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है आपका क, ख, ग, घ और अंग, उसके बाद च, छ, ज
झ और य, ठीक है। उसके बाद यहाँ ट ठ ड ढ न, इधर त थ द ध और न। उसके बाद यहाँ देखिए प फ ब भ और म, ठीक है। इसमें से देखिए जो लास्ट का जो पांचों है यही आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक वर्ण। तो देखिए ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अंतिम वाला तो देखिए, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। तो पहला ऑप्शन में 3, दूसरा में 4, तीसरा में 5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, इससे आगे का प्रश्न है ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है बच्चों। ज का, क्वेश्चन नंबर 7, ज का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये बताना है। ज का ऑप्शन दिया गया है बच्चों आपका, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी आपका है तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा और ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। चलिए, तो ज देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ज किस वर्ग में आते हैं। तो ज वो ज का मतलब कि च छ ज ज, ठीक है, च छ ज, ठीक है। यानी कि ये च वर्ग में आते हैं। किस में आता है? च छ ज झ यहाँ होता है, ठीक है बच्चों। च छ ज झ यहाँ, यानी च वर्ग, च छ ज झ, यानी कि च वर्ग किस वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं? तो मैंने आपको दिया था ट्रिक्स याद करने के लिए, KTM2, ठीक है, KTM2, KTM2। इसके लिए याद रखना है क्या? क च ट त प, ठीक है। ये याद रखना, के जो क वर्ग का होगा वो के में आएगा। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, ठीक है। तो च वर्ग किस में आएगा? टी का मतलब तालु में, ठीक है। तो तालु इसमें देखना है, पहला ऑप्शन के कंठ, ठीक है, दूसरा तालु, तो यही दूसरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस इसको याद रखना है, क च ट त प और ये KTM2, इसको याद रखना है, एकदम बिल्कुल याद होगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा, ठीक है बच्चों। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोलते हैं हम, ठीक है। उच्चारण स्थान को ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठीक है, महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया आपको बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ठ, ऑप्शन नंबर बी त, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी आपका प, ठीक है। तो बच्चों बताना इसमें कि कौन सा व्यंजन, कौन सा जो वर्ण है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था महाप्राण यानी कि जिसमें हमें अधिक वायु की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अधिक वायु को देखिए, तो इसको ठ, देखिए इसमें लग रहा है ज्यादा, त द प, इन सब में कम कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। आपको हमने एग्जाम्पल में बताया था, सभी वर्गों के पहला और दूसरा साथ में कौन कौन सा, साथ में सभी वर्गों का आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ठीक है। पहले वर्गों का सभी वर्ण और दूसरे वर्गों का सभी वर्ण, ठीक है। तो जितने भी वर्ग है, तो क और ख, इधर देखिए च छ ट ठ त थ प फ, यही सब आएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गए, और इसके साथ साथ क्या, तो उष्म वर्ग में क्या आएंगे? तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यही सब आते हैं आपका कहाँ? तो महाप्राण में। ये सब हो गया आपके महाप्राण। तो महाप्राण में आपको चेक करना है बच्चों, ठीक है। महाप्राण में चेक करना है क्या आपको, इनमें से कौन है, तो बताइए इसमें से कौन है? ठ, त, द और प, तो कौन सा है? देखिए बच्चों ठ, ये ठ देखिए है यहाँ पे डायरेक्ट, तो पहला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन घोष वर्ण है? कौन घोष वर्ण, ठीक है, अघोष वर्ण है, सॉरी अघोष वर्ण है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? ऑप्शन दिया गया, पहला नंबर ऑप्शन छ, ऑप्शन नंबर बी य, ऑप्शन नंबर सी आपका है ग,
और ऑप्शन नंबर डी आपका है ज। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा वर्ण जो है अघोष वर्ण है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था घोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण क्या होता है बच्चों, घोष वर्ण में क्या होगा बच्चों, देखिए तो घोष वर्ण किसको कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है। ठीक है, स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है। तो घोष वर्ण का आपको हमने परिभाषा लिखाया था कि घोष वर्ण क्या होता है बच्चों। तो जरा आप ध्यान करेंगे कि घोष वर्ण जो है उस वर्ण को हम लोग कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर ध्वनियां कंपित नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल दिए थे आपको कि सभी वर्गों के पहला और दूसरा। एक बात सॉरी गलती हो गया, पिछला वाला प्रश्न जो था उसमें बच्चों हमने बताया था कि जो महाप्राण उसमें दूसरा और चौथा होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा और चौथा इसमें आएगा। ये जो है आपका अघोष में, अघोष में आएगा सभी वर्गों के पहला और दूसरा, साथ में तालब स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों स आएगा, स। ठीक है, स। ठीक है, ये आएंगे आपको अघोष वर्ण में। तो इसमें से देखिए सभी वर्गों के पहला दूसरा, उसके बाद तालम स, मूर्धन्य स और दंत स। तो पहले बात तालब स, मूर्धन्य स, दंत स है नहीं कहीं पे। ठीक है, तो इसको छोड़िए। इसके बाद आते हैं पहला दूसरा में, पहला में क ख, ठीक है, दूसरा च छ, तो च छ में छ दिखा, देखिए छ दिखा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका अघोष वर्ण होगा। ठीक है, अघोष वर्ण का एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, उदाहरण निम्न में से कौन है, तो बताइए निम्न में से कौन अघोष वर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छ। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बच्चों, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर बताता है कि स्वर, पूछ रहा है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं स्वरों के उच्चारण में, प्रश्न नंबर 10, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, समय के आधार पर, ठीक है, समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है बच्चों, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं या है। ठीक है, कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो बच्चों देखिए कहता है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो हमने आपको बताया कि स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर में आपको 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या होता है 2 मात्रा, उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा आपका प्लुत स्वर, जिसमें कि दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 2 प्रकार के, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, च का उच्चारण स्थान कहाँ होगा। ठीक है बच्चों, च का उच्चारण स्थान, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, च का उच्चारण स्थान, प्रश्न नंबर 11, च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ऑप्शन है देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी तालु और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। तो देखिए इसमें चेक करना है च का उच्चारण स्थान, हमने आपको बताया याद करने के लिए कहा क च ट त प, और उधर क्या रखना है के टी एम 2। ठीक है, के टी एम 2। तो बताइए क का कंठ, च का तालु, टी से तालु। ठीक है, तो बताइए च वर्ग में च आता है। ठीक है, च का उच्चारण स्थान कहां से होगा, तालु से। ऑप्शन देखिए, पहला मूर्धा, दूसरा दंत, तीसरा तालु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए बच्चों अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में
निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतःस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन है? व्यंजन कौन है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करता है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी स, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तालव्य स, ऑप्शन नंबर डी ल। ठीक है बच्चों, इसमें से बताना आपका कि बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो हमने क्या बताया, देखिए बच्चों, अंतस्थ व्यंजन का व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं बच्चों? य, र, ल और व को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क, स, ल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों आपका, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? अगला प्रश्न 13 नंबर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है? निम्न में कौन है? ठीक है बच्चों, एक मात्रिक स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लूत और डी डी में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अगला, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगता है वो कौन है? तो हम लोग जानते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में क्या होता है? दो से अधिक मात्रा का समय लगता है, तीन या तीन से अधिक मात्रा। ठीक है, जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा लंबा लेना पड़ता है। ठीक है, प्लुत। तो इसमें क्या कहता है? एक मात्रिक माने एक मात्रा का समय लगने वाला कौन सा होगा? ह्रस्व स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका बच्चों, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपका, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ठीक है बच्चों, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? इसके लिए देखिए समझते हैं पहले सबसे बच्चों, ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका स्वर और ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया क्रिया। ठीक है, तो कहता है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगा? तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि मुक्ताक्षर क्या होता है। तो मुक्ताक्षर हम उस वर्ण को कहते हैं जिसका अंतिम जो है, अंतिम वर्ण स्वर हो। ठीक है, जिसका अंतिम स्वर वर्ण से समाप्त होगा, जो वर्ण स्वर से समाप्त होगा, जो भी शब्द, ठीक है, स्वर वर्ण से समाप्त होगा, उस शब्द को हम लोग मुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, उस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर। कहता है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगी? तो बच्चों जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर ध्वनि होगी वही क्या होगी? मुक्ताक्षर। तो पहला है व्यंजन, तीसरा सी नंबर है देखिए संयुक्त स्वर और डी नंबर में है क्रिया। ठीक है, और देखिए ये क्या है? तो आपका स्वर। तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट आंसर स्वर। ठीक है, जिस वर्ण की, ठीक है, अंतिम, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो? स्वर हो, उसको हम लोग कहते हैं मुक्ताक्षर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, त्र क्या है? अगला 15 नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका बच्चों कि त्र क्या है? त्र क्या है? तो बताना है बच्चों कि त्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी उष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये आपका था 15वां प्रश्न। त्र क्या है? त्र क्या है बच्चों? आपको बताना है स्पर्श व्यंजन है
या संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि संयुक्ताक्षर 4 वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो आपको देखना है, बताइए बच्चों कि त्र क्या होगा, तो स्पर्श वर्ण होगा नहीं। ठीक है, संयुक्त तो होगा नहीं, संयुक्त जी संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त, क्योंकि त्र जो है बच्चों, त्र जो है त हलंत प्लस र के मेल से बना है, यानी कि दो वर्ण, दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल करके तब त्र बनता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो त्र है वो संयुक्ताक्षर वर्ण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी क्लास आज संपूर्ण होती है। बच्चों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।